हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बलगतिक स्थायित्व पर। बीएससी फाइनल में बलगतिक स्थायित्व, हम लोग थर्मोडायनामिक स्थायित्व के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हर कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के क्लास में बलगतिक स्थायित्व के बारे में। देखिए, संकुल का बलगतिक स्थायित्व, संकुल का बलगतिक स्थायित्व, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये लीजिए, ये मेजर टॉपिक शुरू हो रहा है ना, इसी के साथ ये यूनिट खत्म होता है। तो पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे, 2 से 3 क्लास ले सकता है, लेकिन ये पूरा डिटेल में ले जाना है। क्या है बलगतिक स्थायित्व, तो हम लोग बात किए थे पिछले, हल्का सा इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। किसी भी संकुल में कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन हम किसी बाहरी लिगेंड से कराते हैं, और अगर बाहरी लिगेंड से कराते हैं और वो सब कोई भी रिएक्शन अगर दे देता है ना, कोई चीज बना लिया, सपोज यहां से नया कॉम्प्लेक्स बन गया है ना, और कोई दूसरा लिगेंड को बाहर कर दिया, इस तरह। अभी मैं जनरल वाइज दे रहा हूं, तो मैं इसको कहां से बता रहा हूं भाई, जो सबसे पहले क्लास में जो इंट्रोडक्शन दोनों तरह से लिखाया था बलगतिक और उष्मागतिक के बारे में, वहीं से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो बलगतिक स्थायित्व या काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में हल्का सा प्रीवियस रिवीजन करा रहा हूं। देखें कैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स लो, आप कोई दूसरा लिगेंड दे दो, कॉम्प्लेक्स और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन हो, कोई अंदर का लिगेंड बाहर हो जाए और ये लिगेंड अंदर ऐड हो जाए, तो उस समय जो नया कॉम्प्लेक्स जो जनरेट हुआ, ये इसका प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। हम स्टेबिलिटी किसका देखते हैं, प्रोडक्ट का नहीं, यहाँ नहीं, इसकी स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी हम देखते हैं जो रिएक्ट करने वाले हैं उसका, इस टॉपिक में। तो ये कितना जल्दी रिएक्ट किया, कितना स्लो रिएक्ट किया। तो यहां पर जो डिसाइडिंग जो एलिमेंट है, रिएक्टिविटी को डिसाइडिंग फैक्टर है या डिसाइडिंग पार्ट है ना, जो निर्धारित करने वाला जो मुख्य भाग है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। याद होगा, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा। स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाला मेजर एलिमेंट है सक्रिय ऊर्जा। स्थायित्व को डिसाइड करने वाला मेजर एलिमेंट क्या है, सक्रिय ऊर्जा। स्टेबिलिटी कैन बी डिसाइडेड बाय द एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से हमने कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में बांटा था। वो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट यहाँ है और वो ऐसे रिएक्ट कोई प्रोडक्ट अब इधर चाहे नीचे ऊर्जा वाला बनाए चाहे ऊपर ऊर्जा वाला बनाए, उससे भी मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ ये वाला हिस्सा यहाँ तक जितना एनर्जी गेप मुझे दिखाई दे रहा है, इसी एनर्जी गेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसी एनर्जी गेप को, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। तो वो सक्रिय ऊर्जा EA अगर हाई हो, अधिक हो, तो हमारा जो स्टेबिलिटी जिसको डिसाइड करना है कॉम्प्लेक्स वो यहाँ पर है, तो वो अगर ये ऊंचाई बहुत ज्यादा होगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, अक्रिय, हिंदी में अक्रिय और इंग्लिश में इनर्ट। ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या देते हैं, इनर्ट है बोलते हैं, अक्रिय है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन अब उधर हम इसी को थोड़ा हाइट को कम कर दें, ऐसा कर दें, तो ये जंप आसानी से जंप करके आगे चल जाएगा, कहने का मतलब रिएक्शन कर जाएगा। तो इसमें इस केस में जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो, कम हो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, लो हो मतलब कम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय संकुल। और सक्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लैबाइल। एक्टिव नहीं, लैबाइल वर्ड यूज करना, लैबाइल परिवर्तनीय बोलते हैं, सक्रिय या फिर परिवर्तनीय। ये परिवर्तनीय संकुल कहलाता है, लैबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है भाई। परिवर्तनीय संकुल या लैबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। चलो ये ठीक है कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो और लो हो, तो उसको ऐसे डिफरेंशिएट करना है, वो हमने बात कर लिया है। अब यहां से देखिए दूसरा जो पॉइंट है, उसको दूसरा पॉइंट क्या कि
कैसे डिसाइड होता होगा, है ना, कैसे डिसाइड होता होगा। अब एक चीज याद रखना, मैं एक चीज और क्लियर रखूं कि यहाँ मैं स्टेबिलिटी वर्ड अगर सब बोलता हूँ, ये स्टेबल अनस्टेबल पीछे बोलते थे, तो स्टेबल और अनस्टेबल मान लो यहाँ बोल दूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, जहां अक्री लिखा हूं वही क्या है, बलगतिक रूप से स्थायी, काइनेटिकली स्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल, हिंदी में बोलते हैं इसको बलगतिक रूप से स्थायी, बलगतिक स्थायी या स्थायी, ये अक्री का मतलब ही स्थायी है। अगर मैं स्टेबल ऐसा बोलूंगा तो अक्री समझना, और अनस्टेबल बोलूँ तो सक्रिय। यहां पर बोलते हैं काइनेटिकली अनस्टेबल, काइनेटिकली अनस्टेबल। ये क्या है कि बलगतिक रूप से, बलगतिक रूप से अस्थायी, बलगतिक रूप से अस्थायी, बलगतिक रूप से अस्थायी है, ठीक है बात। तो बलगतिक रूप से स्थायी और बलगतिक रूप से अस्थायी संकुल का क्या मतलब है वो यहां पर हमने समझा दिया है। अब इसको डिसाइड कैसे करते होंगे, पहले तो ये समझ दिमाग में इस डिसाइड करना तो थोड़ा देर बाद समझेंगे। पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूं ये रिएक्शन किस टाइप का होता है, खासकर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसको मैं समझा देता हूं, बाकी में समझ जाएंगे फिर, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन किस तरह से होता है वो दो टाइप के रिएक्शन को लेके चलूंगा, क्योंकि उसके बेस पर ही हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो पहले तो आपको क्या समझना है, ये पूरा रिवीजन है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, वही रिवीजन करा रहे हैं, तो रिवाइज किया हुआ है ऐसा समझिए, ठीक है अभी बात को। दूसरी चीज समझिए कि रिएक्शन का टाइप क्या है, कैसे रिएक्शन करता है, ये हमको समझना है। तो यहां देखें, इसको मिटा दूं, इतना लिख लें पहले, फिर मैं रिएक्शन किस किस प्रकार का हो सकता है उसको पहले बात करता हूं, फिर कैसे डिसाइड करते हैं उस पर जाऊंगा। ध्यान दें, मैं ऐसा लिखता हूं कि ऑक्टाहेड्रल, OH लिखा हुआ शॉर्ट में क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्टली सब्स्टिट्यूशन होगा ना, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन into following two ways mainly, following two ways mainly, हिंदी में लिखो, अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय एग्जांपल ले रहा हूं, निम्न दो प्रकार से, निम्न दो प्रकार से, अष्टफलकीय संकुल निम्न दो प्रकार से, निम्न दो प्रकार से मुख्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब कौन कौन सा, पहला SN1 प्रतिस्थापन ही बात करना है ना, मोस्टली होता है नाभिक से, याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो पाता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और प्रतिस्थापन जहां लिखा हूं वहां पर नाभिक स्नेही लिख देता हूं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो पहला हमको इतना चीज क्लियर रखना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मोस्टली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है ना, ये पहले लाइन में लिख भी सकते हैं कि उपसर्जक संकुल का सबसे मुख्य अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो भी कैसा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल के लिए अष्टफलकीय संकुल में देखा जाए तो अष्टफलकीय संकुल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो तरीके से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, पहला मैकेनिज्म है SN1 और दूसरा में जो मैकेनिज्म होगा वो SN2। तो SN1 कैसे होता है इसको एक आइडिया ले लेते हैं, फिर SN2 में देखेंगे।
यहाँ देखना सब अष्टफल की तो देखना है, तो अष्टफल की संकुल कैसे ML6 यह कुछ है ना। अभी हमको चार्ज वार्ज नहीं पता, सपोज करो प्लस माइनस में कोई चार्ज है N। फिर क्या किए, यहाँ पर एक बाहरी लिगेंड हमने Y माइनस दिया, चाहे Y माइनस दो या Y न्यूट्रल दो बात की बात है, लेकिन Y माइनस हमने कोई एग्जांपल के लिए ले लिया। फिर ये रिएक्शन किया, रिएक्शन किया तो क्या किया, पहले ये दो तरह SN1 में क्या होता है भाई, RDS में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसका मैकेनिज्म स्टेप से अगर दिखाऊं तो मैकेनिज्म स्टेप से दिखाता हूँ। पहले ही न्यूक्लियोफाइल लगाते हैं, ये RDS स्टेप बना देता हूँ उसको, और RDS स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको बोलते हैं, दर निर्धारक पथ बोलते हैं, है ना। ये जो मुख्य अभिक्रिया यही होता है। तो अब क्या करेंगे, इस पद में SN1 का मतलब होता है RDS स्टेप, मतलब प्रथम पद में ये एक ही अणु हो, एक अणु, वन मतलब एक अणु, ये एक अणु बस है, Y लिख देता तो दो हो जाता है, इसलिए एक बस लिखना है। फिर इसमें पहले क्या होता है, टूटता है और यहां से ध्यान देना एक लिगेंड को बाहर निकाल दिया, सपोज ऐसा, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया ML5। अभी मैं चार्ज को फिक्स बैलेंस नहीं कर रहा हूँ ना, चार्ज बस ऊपर से आर्बिट्रेरी लगा रहा हूँ। अब उसके बाद देखो एक लिगेंड कम हो गया, अगर मैं उप सहसंयोजन संख्या बोलूं, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 6 है। और इसी प्रोडक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बोलूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, वियोजन हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, एक लिगेंड निकला तो डिसोसिएशन बोलते हैं। पहला स्टेप को क्या नाम दे सकते हैं, डिसोसिएशन इंग्लिश में, और हिंदी में वियोजन पहले हुआ, ठीक है, वियोजन हुआ पहले। फिर अभी तो रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, उनको तो प्रतिस्थापन कराना था, तो भगा दिया, एलिमिनेट करा दिया। तो डिसोसिएशन होने के बाद अगला देखो, अब अगले स्टेप में जो एक्स्ट्रा जो बाहरी लिगेंड था उसको लाओ। ये RDS का मतलब होता है यही मंद पद होता है, मंद पद ही यहाँ रेट डिटरमिन करता है। तो अब फास्ट स्टेप में दूसरा जो जोड़ना है उसको लाओ, तो ये क्या जुड़ जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा ML5 और Y अगेन। अब ये कॉम्प्लेक्स फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ले लिया, 5 और 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समझते हैं भाई, 5 और 1 6, ये सेकंड ईयर की टॉपिक में था। तो इस तरह से देखो रिएक्शन पूरा हुआ। मतलब अब इसको अगर फाइनली देखोगे हमको क्या लगेगा कि इसने एक लिगेंड Y को निकाला, L को निकाला और Y को ला दिया उसके जगह। तो ये बिना मैकेनिज्म के दिखाऊं तो ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं। और मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले एक्चुअल में SN1 में पहले एक मॉलिक्यूल भाग लेता है, बाद में 2 मॉलिक्यूल, मतलब स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल, इसलिए 1 है। और फिर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ देखोगे पूरा एक बार रिपीट करता हूँ, देखना इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले पद में एक मॉलिक्यूल आया, एक मॉलिक्यूल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किया और आगे प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस एक आणविक में का मतलब है कि RDS स्टेप जो मंद पथ होता है जिससे रेट डिसाइड होता है, उस पथ में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पद बोलते हैं उसको। इस पथ में केवल एक मॉलिक्यूल भाग लेना चाहिए, इसलिए एक बोलते हैं। तो इसलिए Y को नहीं लाए, हालांकि Y जुड़ना था लेकिन नहीं लाए। तो पहले क्या करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, पहले इसको जगह को खाली करते हैं, है ना। 6 से कहाँ कर दिया, 5 कर दिए, एक को भगा दिया। उसके बाद दूसरे स्टेप फास्ट में क्या हो रहा है, वो यहाँ पर कोई नाम नहीं आता। तो यहाँ पर फास्ट में न्यूक्लियोफाइल आया और उसके बाद जुड़ गया। तो पहले डिसोसिएशन हुआ, फिर एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन संयोजन हुआ ना, इसको बोल सकते हैं संयोजन। तो पहले वियोजन फिर संयोजन हुआ है, पहले डिसोसिएशन फिर एसोसिएशन हुआ। तो अब देख सकते हो यहाँ से यहाँ को ऑब्जर्व करोगे क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर हुआ रिएक्शन, पहले एक मॉलिक्यूल में हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल ने बाहरी Y वाला न्यूक्लियोफाइल ने अंदर आया और L वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफाइल आया न्यूक्लियोफाइल गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये एक टाइप का रिएक्शन है। एक दूसरा टाइप और दिखाता हूँ। दूसरा टाइप जो मुख्य रूप से 2 है, और डिटेल बांटते तो 3-4 बांट देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुख्य रूप से 2। तो दूसरा टाइप जो है वो है SN2। SN2 अब समझ गए होंगे फुल फॉर्म क्या, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
हिंदी में द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, नाम लिख रहा हूं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि ये जो लिगेंड है, अब पहले ही पद में, ये तो है ही N प्लस माइनस, पहले ही पद में ये जो Y माइनस लिगेंड है वो अंदर आ जाएगा, पहले ही पद में जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद कैसे दिखेगा, यहां देखना ML6 और ये Y, ML6 और Y, इस तरह से ML6 और Y, और यहां पे क्या हो जाएगा N प्लस माइनस, इस तरह से। तो अब क्या हो गया, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 7। ठीक है ना, 6 और 7। तो अभी क्या हुआ, पहले ही पद में क्या हो गया, यही आरडीएस पद है, यही स्लो पद, स्लो स्टेप है। तो पहले ही स्टेप में क्या हो गया, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, संयोजन बोल सकते हो, संयोजित हो गया लिगेंड, संयोजन। ठीक है, और फिर अब आगे क्या होगा, अब होगा डिसोसिएशन, फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन, वियोजन, वियोजन अब होगा। ठीक है, तो वियोजन अब होगा तो कैसे होगा, अब लिगेंड बाहर निकलेगा, कौन सा, एल लिगेंड बाहर निकलेगा, और एल लिगेंड बाहर निकलेगा क्या बनेगा ML5 और एक Y, इस तरह से। तो अब आप देखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गया, फिर 7 गया, बढ़ा, फिर घट जाएगा, वापस 6 हो गया, 5 है 6, है ना। तो अब फिर से देखें कि यहां से लेकर यहां तक चले तो क्या हुआ, वैसे ही पहले जैसा L एक कम हुआ, Y आया, यहाँ भी L एक कम हुआ और Y आया, इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ स्टेप अंतर है। तो यहाँ पर भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक आके ना किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक को भगा दिया, तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तो है। लेकिन अगर अंदर मैकेनिज्म देखें तो पहले स्टेप में आओ तो एक साथ 2 मॉलिक्यूल पहले ही पद में भाग ले रहा है, इसलिए 2 अणु बोल दिए हैं, 2 अणु, बाइमॉलिक्यूलर, द्विआण्विक। ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 मैकेनिज्म आफ्टर हडल का डिसाइड किए हैं, और इसी के बेस पर बाकी सारे फिनोमिना को आगे जब हम लेबाइल और इनर्ट पहचानने का मेथड पढ़ेंगे तो इसी एग्जांपल से आफ्टर हडल की कहानी खत्म करेंगे। तो पहले आप क्या क्या होता है रिएक्शन का टाइप, वो जरूर नोट करें, फिर मैं अब डिसाइड करता हूँ कि कैसे बलगतिक स्थायित्व और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी लेबाइल और इनर्ट कैसे डिसाइड करते हैं। हाँ, देखें कि कैसे अब पता लगेगा कि कौन सा संकुल स्थायी है और कौन सा अस्थायी है ना। प्रैक्टिकली लैब में कैसे पता लगाते हैं कि स्थायी और अस्थायी संकुल कौन, तो उसके लिए कई सारे लोग आए सामने, कई सारे रिसर्चर, स्कॉलर्स, कई सारे लोग सामने आए जो केमिस्ट्री के फील्ड पर इस टॉपिक पे वर्षों से काम कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग थ्योरी दिया, उसमें से बहुत सारे लोगों का थ्योरी फ्लॉप हुआ, गलत हुआ, और कुछ गिने चुने लोगों को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो पहले मैं एक फाइनल थ्योरी बताऊंगा, वो सबसे लोकप्रिय रहा और जो CFT पर बेस्ड था, है ना, वही हमारा टॉपिक भी चल रहा था पिछले चैप्टर में। तो CFT पर बेस्ड थ्योरी को सबसे ऑथेंटिक माना गया। लेकिन उससे पहले 2 प्रयास और बताता हूं कि एक प्रयास देखिए, पहला टाउबे नाम के साइंटिस्ट थे, तो TAUBE, टाउबे के अनुसार ये पहला है। फिर दूसरा आया, दूसरा हम बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, पॉलिंग वाला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, ये दूसरा थ्योरी था, दूसरा तरीका था। और फिर फाइनली तीसरा मैं बताता हूं, तो तीसरा में देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार, ये 3 में खत्म हो जाता है और सबसे अच्छा, सबसे सही ये बताता है। लेकिन हल्का हल्का इनके बारे में बात करेंगे, डिटेल में उसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन हल्का हल्का इसके बारे में भी बात होगी। जैसे पहला मैं टॉबे को खत्म करता हूं। टॉबे देखो क्या बोलता है, टॉबे ये बोलता है, टॉबे का जो थ्योरी है वो, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स जिसकी सांद्रता 1 मोलार मिलियन में, हाँ 1 मोलार मिलियन में, और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा हुआ है,
अगर कोई भी ये कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स इस तरह से, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा है, अगर हम इसको किसी दूसरे रीजन जिसको हम वाई वगैरह बोलते हैं उसके साथ रख दें और ये रिएक्शन कर जाए, कितने मिनट के अंदर में? 1 मिनट के अंदर में। 1 मिनट के अंदर में रिएक्शन कर जाए तो वो लैवाइड है, और रिएक्शन ना करे तो वो इनर्ट है ना? क्या क्या बोला? अगर रिएक्शन कर गया तो लैवाइड, और मान लो रिएक्शन नहीं किया तो इनर्ट बोला। ये इसका डिसाइड करने का तरीका था। क्या बोला उसने? किसी कॉम्प्लेक्स को जो भी रिएक्टेंट है उसका 1 मोल सांद्रता, 1 मोलार सांद्रता में उसको 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मेंटेन करके रख दो, और जो भी लिगेंड बाहरी एजेंट डालना है वो सब डाल दो। वेट करो, टाइमर देखो, 1 मिनट के अंदर वो रिएक्शन कर गया तो उसको लैवाइड की कैटेगरी में रख देना। अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय लगा है रिएक्शन करने में या रिएक्शन नहीं किया तो उसको इनर्ट की कैटेगरी में रख देना। ऐसा इन्होंने तरीका निकाला। हालांकि ये तरीका कुछ एक कॉम्प्लेक्स में काम आया, बाकी सब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में ये बिल्कुल काम नहीं आया, तो इसलिए ये फ्लॉप हो गया, ये बेवजह हो गया, है ना? क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। केवल टाइमिंग बस देखोगे तो फिर कैसे चलेगा? इसकी भी इसका हालांकि नो डाउट टाइमिंग कम लगता है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। आपको सोचिए, कंसंट्रेशन 1 मोलार है, कंसंट्रेशन टाइम टेम्परेचर 25 डिग्री और टाइमिंग 1, मतलब एक तरह से ऐसा है कि भाई अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या करूँगा, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करूँगा, टाइम कम हुआ ज़्यादा हुआ, इससे बियॉन्ड द लिमिट हुआ तो क्या करूँगा? तो यहाँ बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं आया, इसलिए ये थ्योरी फ्लॉप हो गया, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है भाई, ये पहला थ्योरी था। अब तीनों का नाम तो लिखिए। पहला थ्योरी के बाद देखें वीबीटी ने क्या बोला। मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ सबको, वीबीटी ने क्या बोला। तो वीबीटी का काम देखिए, नोट इसको तीनों का नाम लिखेंगे, उसके बाद पहला इसको लगा के इसका डिटेल करेंगे। ये जो लिखा उसको इसमें मत लिखना है, आप नीचे अलग से पहला टॉपिक अनुसार करके ऐसा लिख देना, और एग्जाम बकायदा शब्दों में लिखना है आपको, है ना? कि इसके इनके अनुसार यदि किसी कॉम्प्लेक्स का 1 मोल सांद्रता में को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया के लिए छोड़ा जाए, और यदि वह 1 मिनट में अभिक्रिया 1 मिनट के अंदर अभिक्रिया कर जाए तो वह लैवाइड होता है, और 1 मिनट से अधिक समय लगाए या अभिक्रिया न करे तो वो इनर्ट होता है। फिर यहाँ लिख देना नीचे पैराग्राफ चेंज करके कि यह सिद्धांत बहुत सारे संकुलों में काम नहीं आया, इसलिए यह अधिक प्रभावी नहीं रहा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं वीबीटी के अनुसार। वीबीटी को पॉलिंग लेटर ने दिया था, तो इसका काम खत्म करो, दोनों यहीं से खत्म हो जाएगा। फिर जो डिटेल ले जाना है उसको अलग से दिखाऊंगा। समझिए वीबीटी के अनुसार क्या। तो वीबीटी के अनुसार दो तरह से कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को जज किया गया वीबीटी के अनुसार, है ना? दूसरा हम क्या लिख रहे हैं? वीबीटी के अनुसार। मैं अष्टफलक को ज्यादा बताऊंगा, अष्टफलक ही पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है? अष्टफलक ही पढ़ रहे हैं अपन, ये सोच के चलिए। इनको मिटा दें, बाकी को देखिए। वीबीटी के अनुसार दो तरह से सोचा गया अकॉर्डिंग टू वीबीटी। पहला पॉइंट, वो अष्टफलक के संकुल की बात करूंगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मेटल आयन को देखो बोला। इसको देखो, मेटल आयन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन को देखिए। हाँ, मेटल ऑक्टाहेड्रल के मेटल आयन को देख के क्या निष्कर्ष निकालना है उसको सुनिए। ऑक्टाहेड्रल के मेटल आयन को देखकर ये निष्कर्ष निकालिए कि ऑक्टाहेड्रल के मेटल आयन को देखकर ये निष्कर्ष निकालिए कि यहां इसकी जो डी कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें हम लोग जानते हैं ऐसा T2G ऐसा और EG ऐसा बनता है। तो ये बोलता है यहां T2G जो बॉक्स है वो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट अगर है, इफ T2G इज वैकेंट देन लैवाइड। और फिर बोला इफ T2G इज फिल्ड, फुली फिल्ड, देन ये इनर्ट। ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, जो हर जगह सही नहीं रहा, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में काम आया, हर जगह सही नहीं रहा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा ये बोला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो तरह का संतरण होता है ना?
कौन कौन सा? एक sp3d2 बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करता है तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और एक d2sp3 जब अंदर का ऑर्बिटल यूज करता है तब। बाहर का ऑर्बिटल यूज करता है तो sp3d2, अंदर का ऑर्बिटल यूज करता है तो d2sp3, बाहर का ऑर्बिटल यूज करे तो sp3d2, अंदर का ऑर्बिटल यूज करे तो d2sp3। तो फिर क्या बोला गया, जो बाहर का ऑर्बिटल यूज करता है वहां मेटल और लिगेंड बॉन्ड क्या होता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड कमजोर होता है, वीक होता है, और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये प्रतिस्थापन कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, लेबाइल। कहने का मतलब ये लेबाइल हुआ। लेबाइल शब्द समझा है, सक्रिय, परिवर्तनीय। जबकि ये बोले जब अंदर का ऑर्बिटल यूज होगा तो बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है। कौन सा बॉन्ड, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड। ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग होता है बोलता है, और इस समय इसको तोड़ना मुश्किल होगा, और ये क्या होगा, इनर्ट। नहीं, बात यहाँ पर गलत नहीं है, बात ये पूरा सही बोल रहा है, यहाँ तक सही बोल रहा है, लेकिन इसको ही लेबाइलिटी और इनर्टनेस की क्राइटेरिया बना दिया, ये थोड़ा गलत था कि ये हमेशा सही बैठता नहीं है। कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सक्सेसफुल ज्यादा दिखा पहले से, लेकिन हमेशा के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यहाँ से वीबीटी के अनुसार ये कॉन्सेप्ट आप इतना ही लिखेंगे, क्योंकि ये बुक में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। टॉपिक तो मेंशन है, ये मेंशन नहीं है, पर मैंने आपको करा दिया है। अब तीसरा सीएफटी जो आएगा वो सही सही जवाब हमको देता है कि प्रैक्टिकल रिजल्ट पर बेस्ड है, इसलिए उसका आंसर गलत नहीं होता। अब उसी पर हम बात करते हैं। देखें, एक लास्ट पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले थे कि सीएफटी के अनुसार कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करें। तो ध्यान दें, मैं यहां लिखता हूं तीसरा पॉइंट, सीएफटी के अनुसार। सीएफटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीएफटी। यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, एक नया शब्द यूज किया, CFAE। इसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड, ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी निकाला गया। कैसे निकाला गया, थोड़ी देर बाद में बात करता हूं। ये बोला गया, या चलो देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाला जाता है। तो इसमें CFAC ऑफ इंटरमीडिएट, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड लिखना पड़ेगा ना, इंटरमीडिएट माइनस CFAC ऑफ रिएक्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखा है ना, उसमें जो बीच का जो स्लो स्टेप के बाद का जो बनता है ना, कोऑर्डिनेट 5 और 7 वाला, ये इंटरमीडिएट है, और ऑक्टेट जो हम शुरू करेंगे वो है रिएक्टेंट। तो दोनों का अलग अलग CFAC निकालकर दोनों का अंतर किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए, इफ CFAE का वैल्यू दो तरह हो सकता है। अगर ये वाला वैल्यू बड़ा रहा और वो वाला छोटा रहा तो क्या होगा, बड़ा और छोटा में पॉजिटिव निकलेगा, या फिर उल्टा, वो वैल्यू बड़ा रहा ये छोटा रहा तो नेगेटिव आएगा। ये दो वैल्यू आ सकते हैं। याद रहे कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो और ये वैल्यू नेगेटिव हो, उस समय, है ना, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो और ये वैल्यू नेगेटिव हो, उस समय ध्यान रखना कि अगर ये पॉजिटिव रहा तो कंपाउंड जो है, ये जो ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स इसका रिएक्शन कराए यहाँ पर लेबाइल होता है, और अगर नेगेटिव रहा तो ये क्या हो जाता है, इनर्ट। ऐसा बात कर दिया गया कि ये पॉजिटिव रहा तो लेबाइल और नेगेटिव रहा तो इनर्ट, ऐसा कर दिया गया। हालांकि ये बड़ा बात है, अब इसको कौन इतना कैलकुलेट करेगा, यहाँ निकालो फिर इसका निकालो फिर डिफरेंस करो, है ना। हम तो ऑक्टेट ही पढ़े हैं, हम तो पेंटागोनल वाला भी नहीं पढ़े हैं, और बाइपिरामिड मतलब कोऑर्डिनेशन पर 7 और 5 का कहाँ पढ़े हैं, हम लोग तो 6 का पढ़े हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमको थ्योरी बस पढ़ना है, इसको कैलकुलेट कर करके देखना नहीं है। अब बात चलो यहाँ तक समझ में आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं हमारे पास दो तरह का रिएक्शन है, SN1 है और SN2 है।
जब हम SN1 की बात करते हैं तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स एक लिगेंड छोड़कर कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ पहुंच जाता है 5 में। तो ये क्या हो गया इंटरमीडिएट और ये क्या हो गया रिएक्टेंट। तो दोनों के CFSE का डिफरेंस देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि फील्ड के हिसाब से भी इधर उधर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, है ना। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में देखोगे तो अलग अलग हो सकता है। तो SN1 में ये कुछ पॉइंट याद रख लेना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड बात करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, मैं हल्का सा ये पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं भी लिखेंगे इसको तो चलेगा, इधर से हो गया है इतना काफी, थ्योरी बस बताना है, दिखाना नहीं था, लेकिन मैं हल्का दिखा रहा हूँ। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखना जनरली जो D1 D2 D3 ऐसे जब चलोगे ना, D4 ऐसा टेबल बना सकते हो, D5 D6 D8 D7 D8 D9 D10 ऐसे बना सकते हो, है ना, ऐसे D8 तक बना दिया होगा। तो आप देखना D3 का वैल्यू क्या है नेगेटिव, इधर भी इधर भी। D8 का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, इधर भी और इधर भी। D3 और D8 को हमेशा देखना वो इनर्ट ही होता है, चाहे वो प्रबल क्षेत्र हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो, है ना। ये देखो दुर्बल, ये प्रबल लिखा है। D3 और D8 कॉन्फ़िगरेशन में D3 और D8 आ जाए और SN1 हो रहा हो तो वो हमेशा क्या होता है इनर्ट रिएक्शन होता है। और दिमाग में ये भी आता है SN1 और SN2 में से किसको प्रेफरेंस करें, तो SN1 को ज्यादा देखना है, ज्यादातर होता है SN1, SN2 बहुत कम होता है। SN1 ही ज्यादा होता है, SN2 बहुत कम होता है। ये ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है कहने का मतलब। अब वो क्यों क्या इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगी। तो अभी आप देखें BSc लेवल में, अपने को BSc लेवल में हम क्या देखें कि SN1 के कारण SN1 में क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 5 चेंज होता है। अगर हम 5 को इंटरमीडिएट ही बोलेंगे तो इंटरमीडिएट बोले तो इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है, जो CFSE है माइनस रिएक्टेंट की CFSE करेंगे तो जो वैल्यू आता है उसको हम दो भाग में देख रहे हैं, वीक फील्ड के लिए अलग, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अलग। और मैंने यहाँ D1 से D10 बनाने बोला, तो D1 से D10 बनाओगे तो कुछ कुछ वैल्यू मुझे याद करा देना चाहिए, तो मैं करा रहा हूँ। वैल्यू याद नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा निगेटिव और पॉजिटिव बता रहा हूँ, है ना। निगेटिव बता देता हूँ, इनर्ट बता देता हूँ, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा पॉजिटिव, है ना। तो देखो 4 वैल्यू तो मैंने बता दिया, याद हो जाएगा। D3 और D8 हमेशा नेगेटिव वैल्यू रखता है, कहने का मतलब इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना, अक्रिय होता है। कुछ लोगों को इंग्लिश में ही दिक्कत हो जाएगा, परिवर्तनीय और अक्रिय, अब तो मतलब समझाऊंगी। ये लो अक्रिय होता है, और भी कुछ वैल्यू हो उसको बता देता हूँ, और भी कुछ वैल्यू मैं दिखा देता हूँ। दुर्बल क्षेत्र में तो इसके अलावा और कोई नहीं है। प्रबल क्षेत्र में 1-2 माइनस में और है, जैसे एक D3 तो हो गया, D4 है, D5 है, D6 है, D4 D5 D6, ये कहाँ गया, हाँ D4 D5 D6। तो ये देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब कम ज्यादा वैल्यू आपको देखोगे तो आपके BSc की बुक में टेबल दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। अब आपको क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में D3 D4 D5 D6 और D8, वीक फील्ड में केवल D3 और D8, इतना इनर्ट बाकी सब लगा। उसी तरह आप SN2 का टेबल भी बना सकते हैं। SN2 का टेबल जब बनाओगे तो SN2 में क्या होगा, इसमें SN2 में वही D3 और D8 वहां भी नेगेटिव ही होता है दोनों साइड, और 1-2 वैल्यू एक्स्ट्रा और आते हैं। तो मेरे ख्याल से और जरूरत नहीं है BSc लेवल में, अगर करना है तो इधर नोट कर लिए होंगे तो मैं इधर छोड़ के बता देता हूँ। देखो मैं बता ही देता हूँ, इसको जल्दी नोट कर ले, वीडियो पॉज करो, इसको जल्दी नोट कर लो, ओके। देखिए SN2 के लिए जाओगे, SN2 लास्ट प्रेफरेंस रखना, पहले SN1 से करना है, SN1 से ही ज्यादा होना है क्योंकि ज्यादातर 90% एक्शन SN1 है। अब यहाँ देखो SN2 में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहले कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बदलता है, 7 में बदलता है। तो हमको इसको इंटरमीडिएट बनाना है, ये है रिएक्टेंट, तो दोनों का जो डिफरेंसेस है उसका CFSE का वो कहलाएगा CFAE। और फिर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है और एक होता है वीक फील्ड, हाँ। तो यहाँ से वही D1 से लेकर आप चलेंगे D2 D3 D4 D5 D6 D7
D8, D9, D10 ऐसा चल रहा हूं, ठीक है। D3 में नेगेटिव नेगेटिव, D8 नेगेटिव नेगेटिव। इसमें एडिशनल और क्या क्या है वो बता देता हूं। यहाँ D3 के साथ साथ अब याद रखना D4 भी है और D9 भी है, राइट साइड में D4 भी है और D9 भी है, नेगेटिव है। लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा होगा, कौन कौन बता रहा हूं, D3 D4 के बाद पूरा D9 तक, D4 D5 D6 D7 D8 और D9, इतना नेगेटिव है। बाकी सब पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब क्या समझे, इनर्ट। तो ये याद रख सकते हो बस, इसको वैल्यू चाहिए तो आप बुक में, आपके बीएससी के बुक में ही टेबल में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि वैल्यू याद होगा नहीं, है ना, आपको क्या, मुझे भी याद नहीं होता, मुझे ये नेगेटिव याद है मुझे, लेकिन पॉजिटिव तो भूल जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी याद मत करो, केवल ये देखो कि क्या क्या नेगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव है। तो ये हो गया सेफ्टी के अनुसार लेवाइल और इनर्टनेस में डिस्टिंक्शन या विभेद कैसे करें, ठीक है। आज के क्लास में इतना रखते हैं। अब अगले क्लास जब आएंगे तो उसमें बलगतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना रखिएगा।